हेलो दोस्तों, नमस्ते। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे चैप्टर 4 ही क्लास 7th का। इसका नाम है धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक। कुछ पॉइंट्स मैंने दो वीडियो इस टॉपिक हम इसी चैप्टर पे बना चुके हैं। दो वीडियो और कुछ पॉइंट्स उन वीडियो में जाने और कुछ पॉइंट आज का लास्ट वीडियो है ये इस चैप्टर का। तो आज हम पढ़ेंगे हिमानी के बारे में कि धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक कौन कौन से हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं जिनसे धरातल के रूप बदल सकते हैं। तो पहला आज हम समझेंगे हिमानी। हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी पर्वतों के जब कोई विशाल हिमखंड ढाल पर आता है तो उसे हिमानी के नाम से जानते हैं। क्या इतना ही लिखना है शॉर्ट परिभाषा के रूप में कि जब कोई विशाल हिमखंड ढाल पर आता है तो उसे क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। हिमानी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। जब कोई विशाल हिमखंड ढाल पर आता है तो उसे हिमानी कहते हैं। ये जो हिमानी होती है, जो पर्वत खंड होते हैं, जब कोई विशाल हिमखंड, हिम मतलब होता है बर्फ, जब कोई बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा ढाल पर आता है तो उसे हिमानी कहते हैं। इतनी बात समझी आई? ठीक है। जैसे माना कि हम ऐसे समझ लेते हैं कि पहले जो है ये माना ये क्या है, ये है पर्वत, ठीक है, और ये माना कि भाई क्या है, ये है हिमखंड। हिमखंड है। अब जब ये हिमखंड पर्वतों के ढाल पर आता है तब इसका आकार तो ऐसे है, यू आकार के, अंग्रेजी के यू के अक्षर के बनावटी से बना हुआ है। पहले तो ये इसका आकार वी आकार का था, लेकिन जब ये हिमखंड जब यहाँ पर आता है तो ऐसे काटते छांटते अपने साथ जो भी मलबा होता है ये भी पानी के साथ में बह जाता है। और इसका आकार पहले अंग्रेजी के वी के अक्षर के बनावटी में था, लेकिन अब ये अपने साथ में यहाँ भी काटता हुआ जा रहा है, यहाँ भी काटता हुआ जा रहा है, तो यू आकार का बनता हुआ जा रहा है। तो पहले यही आकार वी आकार की घाटी का निर्माण करते थे, लेकिन अब हिमानियां जो है यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। इतनी बात समझ में आई कि हिमानी किसे कहते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? जब कोई विशाल हिमखंड ढाल में आता है तो उसे हिमानी कहते हैं। अब यही हिमानी वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देती है। इतना परिवर्तन हुआ हिमानी के माध्यम से। अब हम पवन को समझ लेते हैं कि पवन किस रूप से धरातल के बाह्य रूप को बदलता है। ठीक है, इतना इसको हटा देते हैं। अब पवन को हम समझ लेते हैं। देखो पवन जो है, जिसे माना ये हवाएं हैं, हवाओं का वेग बहुत ऊंचाई तक नहीं रहता है, ना ही बहुत नीचे तक रहता है। कुछ ही ऊंचाई तक इनका वेग कुछ ज्यादा ही तेज रहता है। ठीक है, तो जिसे माना इधर से हवाएं बहती हुई आ रही थी, लेकिन रास्ते में कोई टीला मिला, माना कोई पर्वत का कोई ऊंचा भाग मिला। ठीक है, तो इनका वेग यहाँ इतने भाग में कुछ ज्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि इनका वेग, इनका जो स्पीड रहती है ज्यादा ऊपर तक नहीं रहता है, ना ही ज्यादा नीचे तक रहता है, कुछ ही ऊंचाई तक रहता है। तो जितने ऊंचाई में ये पर्वत आ रहा है उतने पर ज्यादा ताकत लगेगी, और यहाँ जो ही मिट्टी धूल कर है अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। और जहां पर जैसे माना यहाँ से खींच देती है, यहाँ से घिसता है कंकड़ पत्थरों के माध्यम से, उसके बाद इधर उड़ जाती है हवाएं और यहाँ पर फिर मैदान मिलता है।
ये पर्वत के बाद जहां पर मैदान मिलता है वहां पर ये अपना धूल मिट्टी छोड़ देती है। इस प्रकार यहाँ से मिट्टी उठाती है और इस साइड में मैदानी भागों में छोड़ देती है। इस प्रकार पवन द्वारा बदलाव हुआ। इस प्रकार पवन द्वारा बदलाव हुआ। उसके बाद हम समझ लेते हैं बलका स्तूप क्या है, बालका स्तूप क्या है। बालका स्तूप आप सभी ने देखा होगा कि जैसे जब आंधी चलती है, आंधी या तेज हवाएं जब चलती हैं तो पहले तो थोड़ी थोड़ी धूल उड़ती रहती है, लेकिन जैसे जैसे धूल वाली क्षेत्र में माना कि जहां पर कुछ भागों में जिससे वो रहता है, माना कि कच्ची रोडें मान लिया हमने कि जहां पर जैसे पक्की रोडें हैं तो वहां पर धूल मिट्टी कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे हवाएं बहती हैं कच्ची रोडों की तरफ जहां पर धूल मिट्टी ज्यादा होती है तो अपने साथ वही छोटे छोटे धूलकण, छोटी छोटी मिट्टियां अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। तो पहले यहाँ से हवाएं बहती आ रही थी थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर, लेकिन यहाँ पर उनको ज्यादा टुकड़े मिले, ज्यादा धूलकण मिले तो अपने साथ अपने वेग के साथ इनको भी उड़ा ले जाती है और यहाँ से उठाकर यहाँ छोड़ देती है। इस माध्यम से बल का स्तूप बनता है कि यहाँ से कंकड़ पत्थर उड़ाते हैं और जहां पर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा, जैसे माना यहाँ पे थोड़ा उनको ऊंचा भाग मिल गया तो यहाँ से उड़ाती है और इसमें टकराकर यहीं पर गिर जाती है। जब ये टकराकर गिरती हैं तो बस जो ये इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर धूलकण, इसी को बल का स्तूप कहते हैं। जैसे रेतीले भागों में आपने देखा होगा कि पहले थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, थोड़ी थोड़ा हल्का हल्का धूलकण उड़ते रहते हैं, लेकिन जब बहुत अधिक रेतीले भागों में रेगिस्तानों में पहुंच जाती हवाएं तो यही हवाएं अपने साथ कंकड़ पत्थर बहुत अधिक मात्रा में उड़ाती रहती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ती रहती हैं। जैसे जैसे उनको ऊंचाई वाले भाग मिलते रहते हैं वो उन्हीं से टकराकर पीछे ऐसे गिर जाते हैं। जो गिर जाते हैं कुछ ना कुछ तो इकट्ठा हो ही जाता है, तो उसी को हम बल का स्तूप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं छत्रक शिला क्या होता है। छत्रक शिला क्या होता है? छत्रक शिला को हम ऐसे समझ लेते हैं, छत्रक शिला जैसे माना कि यहाँ पर कोई दीवार बनी हुई है, यहाँ पर कोई दीवार बनी हुई, ठीक है, यहाँ पर कोई दीवार बनी हुई। अब जब हवाएं अभी हमने अब बताया कि ना ही ज्यादा ऊंचाई तक वेग होता है हवाओं में, ना ही ज्यादा नीचे तक वेग होता है। इनका कुछ ही दूर ऊंचाई तक ज्यादा वेग से काम करती है। तो ये हवाएं इसी में टकराती हैं और टकराने के बाद धीरे धीरे करते ये हवाएं अब नीचे का भाग भी उतना है लेकिन इसको सिर्फ कमजोर कर देती है, टकरा के अपने साथ उड़ा ले जाती है और धीरे धीरे भाग करके ये भाग इस आकार में बन जाता है। धीरे करते ये भाग इस आकार में बन जाता है, छतरी के नुमा बन जाता है, जिसको हम छत्रक शिला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना समझा आपने। उसके बाद हम समझेंगे समुद्री लहरें। समुद्री लहरें किस प्रकार धरातल के रूप बदलने में सहायक होती हैं। समुद्री लहरों को हम जैसे समझेंगे, माना कि ये हमारा समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है, और ये इसके किनारे हुए, ये इसके किनारे हुए। आपने लहरों को हमेशा देखा होगा कि लहरें कभी भी सीधे चलते ही नहीं है, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहती है। जब इधर से पानी आकर इसमें किनारों में टकराता है, टकराते ये जो किनारे का भाग होता है ये बहुत कमजोर हो जाता है। मतलब ऊपर से दिखता रहता है कि जो है इसके किनारे चौड़े हैं, लेकिन ये पानी का कटाव इतना तेज होता है कि अपने साथ वेग के साथ यहाँ तक पानी जाता है और किनारों को काट कर ये अपने अंदर ले आता है मिट्टी। जैसे आपने देखा होगा कि एकदम आसान तरीके से, जैसे माना कि तालाब में भैंसे या फिर भैंसे ही माना
कोई तालाब होता है, तालाब के अंदर भैंसे जब नहा के निकलती हैं तो उसमें लहर उठती रहती है, लहर उठती रहती है। और जब लहरें जो होती हैं वो तालाबों के किनारे में टकराती है, टकराकर जो थोड़ा बहुत मलबा होता है, मिट्टी होती है, उसको अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है, ठीक है, और अंदर जमा कर देती है। सेम उस वही प्रक्रिया समुद्रों में होती है कि जब यहाँ से लहरें टकराती है किनारों में, टकराकर ये अपने साथ ये जो यहाँ का मलबा होता है उसको काट के नीचे अंदर ले जाती है, अंदर ले जाकर कुछ ही दूरी पर उसको छोड़ देती है, छोड़ देती है। तो कुछ दिन बाद जब इकट्ठा होते होते जब काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो उसे पुलिन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है पुलिन किसे कहते हैं, तो आप ये लिख दीजिएगा कि समुद्री लहरों द्वारा टकराव के माध्यम से जो मिट्टी या मलबा जो भी अंदर जाकर जमा हो जाता है उसे हम पुलिन के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम समझ लेते हैं गार्ज किसे कहते हैं। गार्ज किसे कहते हैं? गार्ज का रूप ऐसे होता है, ऐसे। अब आप इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि इसके किनारे जो पर्वतीय भागों में ये गार्ज पाए जाते हैं जिनके खड़े ढाल होते हैं। पर्वतीय भागों में इन गार्जों के ढाल खड़े होते हैं जिनको हम गार्ज कहते हैं। बस इतना लिख लीजिएगा, बस हो जाएगा काम। या फिर ऐसे लिखना कि पर्वतीय भागों में गहरे एवं सकरे भाग को क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। बस गार्ज किसे कहते हैं? पर्वतीय भागों में गहरे एवं सकरे भाग को गार्ज कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब विसर्प किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। विसर्प बिल्कुल आसान भाषा में कि जब पहले ढाल होती है नदियों में, जहां पर ढाल होता है वहां की बात की मत करिए, लेकिन जब नदियां मैदानी भागों में आती है से ढाल में रहती है, जब तक ढाल में बहती नदियां एकदम सीधी बहती है, लेकिन जैसे जैसे ढाल कम होता जाता है वैसे वैसे वो विसर्प के रूप में ऐसे रूप में बहने लगती है। इसको हम बस इसी को हम विसर्प के नाम से जानते हैं। विसर्प, ठीक है। अब इसको उदाहरण में वो क्या माना कि विसर्प की परिभाषा किसे पूछ लेता है कि विसर्प किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब नदियां मैदानी भागों में पहुंचती हैं तो वो उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसको हम विसर्प के नाम से जानते हैं। बस इतना समझ में आया। पहले हमने बताया हिमानी के बारे में, हिमानी किसे कहते हैं। उसके बाद पवन किसे कहते हैं, मतलब पवन के माध्यम से कैसे धरातल के रूप कैसे बदल जाते हैं, और बल्बास्रोत के माध्यम से कैसे बदल जाते हैं। छत्रक शिला को हमने समझाया कि जैसे माना ये हमारी कोई दीवार, ये माना पर्वत समझ लीजिए, और इधर से हवाएं आती हैं, बहुत वेग से आती हैं। हमने आपको बताया कि कुछ ही ऊंचाई तक इनका ज्यादा वेग होता है, तो ठीक है। ये हवाएं धीरे धीरे करते इतनी तेज होती हैं कि इसको ऐसे काट के इस आकार में बना देती हैं, धीरे धीरे इस आकार में बनाती हैं, तो ये जो है छतरीनुमा बन जाता है, जिसको हम छत्रक शिला के नाम से जानते हैं। उसके बाद समुद्री लहरें हमने बताया कि अपने किनारों को काट के जो मिट्टी रहती है उसको अपने अंदर ले जाती है और अपने साथ कुछ दूर तक ले जाती है जल के साथ, अपने लहरों के साथ, लेकिन कुछ ही दूर पर जाके छोड़ देती है, ठीक है। और जब छोड़ देती जहां पर, धीरे धीरे करते वही मलबा इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम पुलिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद गार्ज को हमने बताया, पर्वतीय भागों में गहरे एवं सकरे भागों को गार्ज कहते हैं। उसके बाद विसर्प को हमने यह समझाया कि
ढाल के बाद जब नदियां सीधे ढाल के बाद मैदानी भागों में पहुंचती हैं तो अपना आकार बदल लेती हैं, टेढ़े बढ़े रास्ते में चलने लगती हैं। जैसे जैसे उनको रास्ता मिलता रहता है वैसे वैसे वो बहने लगती हैं, जिसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो एक लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।